नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का लिटरेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे हाथों में आपका रेनबो पार्ट 2 जो है उसी का बुक मेरे हाथों में है, क्लास 12 का। आपको पता है कि क्लास 12 में बिहार बोर्ड में 2 बुक्स पढ़नी है इंग्लिश में। एक है आपका रेनबो पार्ट 2 और एक है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसके अलावा आपको ग्रामर पढ़ने हैं। सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो चलिए, जो सबसे पहला चैप्टर है उसको हम लोग शुरू करते हैं। बार बार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ा दें, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये होती है कि जब भी मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर्स पढ़ाता हूं अपने ऑफलाइन क्लासेस में, तो चैप्टर्स बड़े ही लंबे होते हैं। मतलब मैं चीजों को थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल कर पाता हूं, क्योंकि दिक्कतें ये हैं, क्लासेस लंबी हो जाती हैं और फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि सर इतना डिटेल नहीं चाहिए था। तो देखो जी, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें डिटेल्स चीजें होंगी, और आपको अगर आप उतने डिटेल पढ़ने के लिए तैयार हैं तो फिर आपका यहाँ पे स्वागत है, और अगर ऐसी चीजें नहीं है तो फिर आप अभी से ही जा सकते हैं। तो बातें होंगी कॉन्सेप्ट्स की, चीजों की। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा हुआ है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे पहले तो आपको यही याद कर लेना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो चैप्टर है आपका, ये महात्मा गांधी ने लिखा है। क्योंकि बार बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा, वो चैप्टर किसने लिखा। मतलब ऑथर के नेम से हमेशा हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये चीज तो याद करनी ही पड़ेगी। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले जो सबसे पहली चीज आती है कि चैप्टर का तो नाम लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लेकिन इसमें 2 वर्ड हैं। एक तो सिविलाइजेशन है और एक है आपका कल्चर। 2 शब्द हैं। सिविलाइजेशन की हिंदी आप सबको पता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर की मतलब होती है भाई, कल्चर मतलब होता है संस्कृति। तो 2 चीजें हैं, एक है सभ्यता और एक है संस्कृति। क्या ये दोनों की दोनों चीजें एक ही हैं? अक्सर लोग ऐसा समझता है कि जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, आप भी अपना बुक निकाल लें, मेरे सामने भी मेरा बुक है, ठीक है ना, रेनबो पार्ट 2। तो आप भी निकाल लें उसको और अपने सामने रखें, हाथ में कॉपी कलम भी ले लें, अगर कुछ अच्छा लगे तो लिख भी लें। तो जो सभ्यता है और जो कल्चर है, 2 चीजें हैं, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अक्सर बच्चे समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों में अंतर है। सभ्यता एक अलग चीज है और संस्कृति एक अलग चीज है। एक समय था कि जब इंसान जो है वो खाना बदोश हुआ करता था, वो भोजन के लिए जंगलों में घूमा करता था, नग्न होता था, कपड़े भी नहीं पहनता था वो। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आप बोल रहे होंगे कि हम लोग सर यहाँ हिस्ट्री पढ़ने थोड़े ही आए हैं। तो देखो जी, अगर आप हिस्ट्री नहीं जान पाओगे तो ये चैप्टर भी उसी लेवल का है, आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, है ना, और लिटरेचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें कहानी भी आती है, उसमें आपका निबंध भी आता है, अलग अलग चीजें आती हैं। और जिस लेवल के चैप्टर्स होंगे आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको हर चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप लिटरेचर को समझ पाएंगे। तो एक समय था कि जब क्या होता था, जब इंसान जो है वो खाना बदोश हुआ करता था, जब इंसान जो है वो क्या करता था, वो शिकार करता था, जंगलों में जानवरों को मारता था, खाना खाता था, फिर भूख लगती थी, फिर जाके शिकार करता था, फिर जानवरों को मारता था, यही चीजें चलती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे आपने पढ़ा होगा कि धीरे धीरे इंसान जो है वो सिस्टमेटिक होने लगा। उसने जो है क्या किया, अपनी चीजों को एक सिस्टम में बदलना शुरू किया। उसने चीजों को समझना शुरू किया कि हमने जानवरों को मारा, खाया,
लेकिन फिर भूख लग ही जाती है। मतलब कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा, इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि खाना खत्म होगा वह जैसे ही भूख लगेगी फिर जानवरों की तलाश में जाना पड़ेगा। इंसानों ने धीरे धीरे सिस्टम उसने देखा चीजों को, और उसने खाना, वो भोजन संग्राहक के रूप में उसने अपना काम किया। वो भोजन संग्रहित करने लगा, इकट्ठा करने लगा। धूप लगी, बारिश हुई तो इंसानों ने घर बना लिए। अब जब घर ही बना लिया तो फिर वो खाना बदोश तो नहीं रहेगा, वो यहां वहां तो जा जा के जंगलों में शिकार ऐसे तो करेगा नहीं, तो फिर तो वो खेती भी करने लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इंसान जो है वो खेती भी करने लगा होगा। धीरे धीरे बरसात हुई होगी, गर्मी पड़ी होगी, तो उसने कपड़े भी पहने होंगे। इस तरीके से इंसान ने क्या किया होगा, इंसान ने अपने आप को एक सिस्टम में ढाला होगा। और जब इंसान पूर्ण रूपेण एक सिस्टम में बंध गया, जब उसने अपने जीवन को क्या किया, एक नियम के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, तब शुरू होती है एक सभ्यता की। और आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो सबसे पहली सभ्यता थी, पहले तो माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन बाद में बात हुई कि नहीं, वैदिक सभ्यता से भी पीछे। आज ये 2023 चल रहा है, यहां से आप पीछे के तरफ जाओगे कहीं 2022, 21, 20, 19 रहा होगा, ऐसे ही कहीं 2000, कहीं 1950, 1947 रहे होंगे। 1800, 1700, 1600 ईस्वी कभी रही होगी, आपने पढ़ा होगा। कहीं 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800 ऐसे ईस्वी रहे होंगे। और ऐसे ही ये 500, 600, 400, 300, 200 कभी एक ईस्वी भी रहा होगा। ये कितने साल हो गए जब एक ईस्वी पे हम लोग थे? ये टोटल आपके 2023 साल हो गए इतने। लेकिन उसके पीछे भी तो कुछ रहा होगा ना, वो रहा होगा 1 BC, 1 ईसा पूर्व। उससे पीछे क्या रहा होगा? 2 BC, 2 ईसा पूर्व। उससे पीछे क्या? 10 BC, 20 BC ऐसे रहा होगा। तो सबसे पहली सभ्यता जो आती है ना, उसका टाइम पीरियड जो है, जो माना जाता है, वो है 2500 से 1750 BC। तो आज से 5000 साल पहले क्या हुआ, इंसान जो है उसने एक सिस्टमेटिक वे में रहना शुरू किया। और जब इंसानों ने एक सिस्टमेटिक वे में रहना शुरू किया, तो हमने कहा कि भाई वहां से एक सभ्यता की शुरुआत हो गई। सभ्यता का क्या मतलब होता है? सभ्य होने का क्या मतलब होता है? सभ्य होने का मतलब होता है कि जब इंसान एक सभा में बैठने के लायक हो जाए, जब इंसान एक सभा में बैठने के लायक हो जाए, तो हम कहेंगे कि इंसान अब सभ्य हो गया है। आज भी हम लोगों के समाज में बहुत सारे असभ्य लोग होंगे, बहुत सारे सभ्य लोग भी होंगे। तो सभ्यता का जो लिटरल मीनिंग है वो तो यही होता है। सभ्यता और संस्कृति ये दो शब्द हैं। सभ्यता जो है ये हमारा, ये बाहरी सब चीज है। हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें जो ये बाहरी चीजें आपको दिखाई देती हैं, ये आपकी सभ्यता है। सभ्यता का संबंध आपके बाहरी व्यवहार से है। लेकिन संस्कृति जो है, संस्कृति आपकी वो आंतरिक व्यवहार है। आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? आप खाना खाते हैं। खाना खाने से क्या होता है? आपके शरीर को संतुष्टि मिलती है, आपका शरीर संतुष्ट होता है। आपका मन संतुष्ट नहीं होता, आपका दिमाग संतुष्ट नहीं होता। और आपका मन, आपका दिमाग संतुष्ट नहीं होता, उसको जो संतुष्ट करने के लिए आप चीजें करते हैं, उसको विकसित करने के लिए आप जो करते हैं, वो क्या है? वो आपकी संस्कृति है। संस्कृति आधार है, ये बेस है सभ्यता का। सभ्यता जो है ना, वो संस्कृति पे टिकी हुई है। संस्कृति रही है, सभ्यताएं बाद में आई हैं। ठीक है।
चीजों को समझ रहे हैं आप? लिटरेचर पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपने चैप्टर उठाए, आपने रीडिंग कर दी और चीजें खत्म हो गई। इसके लिए तो मैंने समरी बना दी है भाई। जब शॉर्ट में पढ़ना हो, 25 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में पढ़ना हो तो समरी पढ़ लो, मैंने बनाई हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन अगर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ें। फिर इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी कि इतना देर का क्लास हो गया, फिर तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सभ्यता और संस्कृति में हमने क्या देखा, हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो सभ्यता है ये बाहरी चीजें हैं और जो संस्कृति है ये आंतरिक गुण है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग महात्मा गांधी का जो विचार रहा है भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, हम उस विचारों को पढ़ने वाले हैं। हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं कि महात्मा गांधी जो है वो क्या सोचते हैं इंडिया की सभ्यता के बारे में, इंडिया की संस्कृति के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आते हैं। अब आपको इंतजार होगा कि भाई अभी तक आपने बुक तो खुलवा दिया हम लोगों का, लेकिन बुक तो कुछ पढ़ा ही नहीं आपने। तो चलिए आपके बुक पे आते हैं। मेरे सामने मेरा बुक है, आप भी अपना बुक ले लें। और मैं कोशिश करूंगा कि बगल में जो है मैं इस बुक का एक फोटो भी लगा दूं ताकि आप वहां भी देख पाए अगर आपके पास बुक नहीं है तो लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी, कोष्ठ में लिखा हुआ है 1869 और फिर लिखा है 1948। आप भी समझ रहे होंगे क्यों लिखा है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, उनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी कब? 1948 में। किस दिन को? 30 जनवरी को। याद रखना, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी याद होता है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, उस दिन हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। और 1869 में जन्म और 1948 में मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी का दिन था, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है, तो आगे है चीजें कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी को हम लोग बापू कहते हैं। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इज नोन एज बापू, बापू के बापू नाम से कौन जाना जाता है, बापू किसको बोलते हैं, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं। लेकिन अगर आ जाए कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द नेशन, है ना, फादर ऑफ द नेशन के रूप में किसको रिगार्ड किया जाता है, तो ये आसान से क्वेश्चन है। आप इनका जवाब जो है बहुत ही आसानी से दे देंगे। मुझको नहीं लगता कोई परेशानी आपको होगी। आप साथ में एक हाइलाइटर लेके बैठे और मैं चीजों को हाईलाइट करवा दूंगा। ठीक है जी, तो आप हाईलाइट कर लें किसको? बापू और द फादर ऑफ द नेशन, इसको हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे, अध्यात्म से जुड़े हुए थे। पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ भी थे, है ना, नेता तो थे ही, लेकिन एक नेता से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। आई बात समझ में? अध्यात्म के प्रति उनका बड़ा ही लगाव था। अब अध्यात्म आप लोग जानते होंगे, है ना। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या यूज किया? ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या यूज किया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। तो गांधी जी का जो चीफ वेपन था,
चीफ मतलब मुख्य और वेपन मतलब हथियार। गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? तो गांधी जी का जो चीफ वेपन था, जो मुख्य हथियार था, वो था ट्रूथ, सच्चाई, और नन वायलेंस, अहिंसा। सोचो कितना बड़ा हथियार था। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। गांधी जी का मतलब ये चीफ वेपन था। आप सोच रहे होंगे ना, आप चीजों को समझ रहे होंगे कि ये भी कोई हथियार होता है, अहिंसा। लेकिन हां, जायज है, ये हथियार सब लोगों के पास नहीं हो सकता। ये बड़ा ही इस लेवल का हथियार है कि ये सब लोग जो है इस हथियार को धारण नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम लोग को तो कोई गलती से भी कुछ बोल देता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, तुरंत पैनिक हो जाते हैं, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। कोई अगर कुछ बोल दे तो तुरंत हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत हिंसक हो जाते हैं। लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी जो है अहिंसा किया, अहिंसा के रास्ते पे चला। उसने कभी हिंसा की तरफ झुकाव ही नहीं किया। किस लेवल का व्यक्तित्व था। हम लोग 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हर पल हम लोग हिंसक हो जाते हैं। और जिसके कॉन्सेप्ट में ही, जिसकी विचारधारा में ही अहिंसा रही हो, उस लेवल का व्यक्तित्व। समझ रहे हैं कितना टफ चीज है, कितनी मुश्किल चीज है। अब आप ऐसे याद नहीं करेंगे कि उनका मुख्य हथियार अहिंसा और सच्चाई थी। नहीं, आप इंग्लिश है, इसको इंग्लिश में ही याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उनका जो चीफ वेपन था वो ट्रूथ और नन वायलेंस था। ऐसे ही याद करें, यही याद करने का सही तरीका होगा। ठीक है, ऐसे हिंदी में याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे चीजों को। तो आप ऐसे ही याद करें कि उनका जो चीफ वेपन था वो ट्रूथ और नन वायलेंस था। आगे लिखा हुआ है कि इसका उन्होंने यूज किया। ब्रिटिश जो रूल था इंडिया में, जो इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, जो ब्रिटेन का शासन था, उसी शासन के खिलाफ उन्होंने इसका क्या किया, इसका यूज किया और हम लोगों को इंडिपेंडेंस दिलवाई, हम लोगों को आजादी दिलवाई। अब वो आपका मानना है कि क्या किसने आजादी दिलवाई नहीं दिलवाई। आप जब अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप गांधीवाद को पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं सुभाष चंद्र बोस को भी मानता हूं, महात्मा गांधी को भी मानता हूं, भीमराव अंबेडकर को भी मानता हूं। तो आप, मैं चंद्रशेखर आजाद को भी मानता हूं, मैं भगत सिंह को भी मानता हूं। आपको पढ़ने होंगे, सबके विचारों को पढ़ना होगा। और जब आप महात्मा गांधी के विचार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में एक अलग ही व्यक्तित्व थी, एक अलग ही लेवल का व्यक्तित्व था। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. 1915 से लेके 1948 तक इतने साल उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। जो भारत की जो राजनीति है, उस राजनीति में एक अहम सितारा, एक अहम चेहरा अगर उभर करके कोई सामने आया तो वो थे महात्मा गांधी। सोचिए ना कि कोई व्यक्ति जो 9 जनवरी 1915 को आता है, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को कोई आता है व्यक्ति और तुरंत जो है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि 1917 में एक इसी बिहार के चंपारण में आंदोलन करता है और वो आंदोलन सक्सेसफुल हो जाता है। लगातार सक्सेसफुल आंदोलन, किस लेवल की प्रतिभा थी। तो 1915 से लेके 1948 तक उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को कंप्लीटली डोमिनेट किया और उसके बाद ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक के हाथों, एक कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे का भी अपना दलील है कि उन्होंने क्यों मारा, अगर आपने सुना होगा तो, है ना, या पढ़ा होगा तो, जो भी चीजें हैं। तो एक कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिज ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ,
and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English. ऐसी चीजें नहीं थी कि गांधी जी को अंग्रेजी नहीं आती थी भाई। गांधी जी बड़े ही बेहतरीन लेवल के अंग्रेजी के जानकार थे, ठीक है। और उन्होंने जो है न्यूमरस आर्टिकल्स लिखे, असंख्य आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने इस युवा भारत के लिए, इस यंग इंडिया के लिए कितने स्पीचेस दिए, कितने भाषण दिए, ठीक है। और उनकी तो एक ऑटोबायोग्राफी भी है। देखो, अगर आप नए हो तो बता दें कि बायोग्राफी जो होती है उसका मतलब होता है जीवनी, और बायोग्राफी होता है कि जब आपकी जीवनी कोई दूसरा लिखे तो इसको बायोग्राफी बोलते हैं, और जब आप अपनी जीवनी खुद से लिख लेते हैं तो इसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा। तो गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरा साक्षात्कार। तो ये उनका क्या था, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। बात समझ में आ रही है? याद रखना भाई, परीक्षा में पूछ देगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, ये जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। या फिर ये क्या है, तो ये फिर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है जी। लिखा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो एक्सट्रैक्ट है, व्हाट इज एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट क्या होता है? ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि गांधी जी ने बहुत सारे स्पीचेस दिए, बहुत सारे भाषण दिए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों का, उन आर्टिकल्स का, उन भाषणों का एक निचोड़, उसमें से बेहतरीन चीजों को आपके लिए छांट के ला दी गई चीजें, और इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो आप जो ये पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये क्या है? ये एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है जी। और इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने क्या बताया है? गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी ने जो भारत की सभ्यता है, इसके साउंड फाउंडेशन की बात की है, इसके मजबूत आधार की बात की है, जो कितने समयों से ऐसे ही चला रहा है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आज कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है। मैंने बोला ही तो कि भारत की जो पहली सभ्यता जो अभी तक ज्ञात है, जो शुरू हुई थी, वो भी आज से 5000 साल पहले शुरू हुई थी। इतनी पुरानी सभ्यता है हमारी, और वो सभ्यता, वो संस्कृति आज तक चलती आ रही है। उसके बारे में गांधी जी बात करते हैं इसमें, इस चैप्टर में। आगे है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अंडरलाइन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच the Indian civilization that elevates the moral being। जो भारत की सभ्यता है ना, ये मोरल बिंग्स को बढ़ावा देती है, ये नैतिकता को बढ़ावा देती है। अब देखो ना, भारत में अगर कोई आज का जन्मा हुआ बच्चा हो ना, उसको भी हम लोग संस्कार सिखाते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, 2 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग संस्कार सिखाते हैं। ऐसे बात करनी चाहिए बड़ों से, इस तरीके से बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी पे रहनी चाहिए। हम लोग इस तरीके की चीजें सिखाते हैं। हम लोग मोरल बिंग्स सिखाते हैं। हम लोगों के तो पाठ्य पुस्तकों में नैतिक शिक्षा की पुस्तकें आती हैं, अब भले ही थोड़ी सी कम हो गई हो, बंद हो गई हो, या नहीं आ रही हो, लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ी हैं।
हम लोगों के पाठ्य पुस्तकों में नैतिक शिक्षा समाहित है। तो ये इंडिया का कल्चर है। इंडिया एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है। किस चीज को ऊपर उठाता है भाई? ये मोरल बिंग्स को एलिवेट करता है। लेकिन वो कौन? अरे पश्चिम वाले। अब आप कहोगे ये पश्चिम वाले कौन है? मैं कहूंगा कि देखो, अगर आपने दुनिया का मैप देखा होगा, उसमें इंडिया यहां है एशिया में, और यहां ऊपर उत्तर होता है भाई, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, और इस साइड क्या हो गया? पश्चिम। तो इंडिया के पश्चिम में कौन कौन है? इंडिया के पश्चिम में कौन कौन है? वही आपके इंग्लैंड हो गया, ग्रीक हो गया, इजिप्ट हो गया, अमेरिका हो गया, यही सब तो है इंडिया के पश्चिम में। और ये जो पश्चिम वाले हैं, इनकी जो सभ्यता है, इनका जो सिविलाइजेशन है, वो कैसा सिविलाइजेशन है? वो ऐसा सिविलाइजेशन है जो प्रिविलेज करता है, जो विशेषाधिकार देता है किस चीज को? मैटेरियलिटी को। किस चीज को भाई? मैटेरियलिटी को प्रिविलेज करता है। कहने का मतलब यह है कि ये वस्तुवाद पे अपना फोकस करते हैं और हम लोग नैतिक गुणों पे फोकस करते हैं, और यही अंतर मिल जाती है। उनकी सभ्यता और हमारी सभ्यता का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम लोग नैतिक गुणों को बढ़ावा देते हैं, हम लोग मोरल बिंग्स को एलिवेट करते हैं, और उनकी तो टेंडेंसी ही रही है, उनकी तो प्रवृत्ति ही रही है कि वो जो है प्रिविलेज करते हैं, अहमियत देते हैं, विशेषाधिकार देते हैं किसको? मैटेरियलिटी को। ये उनकी चीजें हैं। तो ये इसका बेसिक सा एक आपका गांधी जी के बारे में मैंने बेसिक सा संक्षिप्त सा परिचय दिया जो आपके बुक में है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका चैप्टर शुरू करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ जी लाइए चैप्टर्स और इतने ही डिटेल में लाइए और डिटेल में लाए, तो फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आप इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग study.com। तब तक के लिए बाय।